तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो सैंपल पेपर है आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। जो आपका 20 मार्च, जी हाँ बच्चों, 20 मार्च 2023 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का, उसके अंदर आपको ये सैंपल पेपर बहुत ज्यादा मदद करेगा बच्चों। ठीक है, ये सैंपल पेपर हम लोग कर ही रहे थे, उसका ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। इसी सैंपल पेपर का पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको बना करके दे दिया है, चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर आपको मैंने सेक्शन ए जो है और सेक्शन बी जो है वो पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा आपका जो पेपर होने वाला है उसके अंदर। क्योंकि जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना इस सैंपल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 20 तारीख को, उसके अंदर रिपीट हो सकता है, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, हिंदी में जिसको आप राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं। पॉलिटिकल का जो हमारा पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो हमारे रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। ठीक है, बात करूं अगर आपसे आपके बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, एक सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा, एक कोड नंबर लिखा हुआ रहेगा। ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखा रखा है। इसी तरह से आपका बोर्ड का पेपर आता है बच्चों, इसी फॉर्मेट में। ठीक है, इसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, जिसको मैंने प्रीवियस जो पार्ट 1 वाला वीडियो बनाया था उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। वो वाला सामान्य निर्देश डिस्कस कर लेते हैं जो इस पेपर में हम लोग करने वाले हैं जिन क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके थोड़े से सामान्य निर्देश देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 23 तक जो क्वेश्चंस होंगे ये 4-4 नंबर के होंगे और इनका आंसर हमें कम से कम 100 शब्दों में देना है बच्चों। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको कोशिश करना है एक भूमिका बनाने का और एक निष्कर्ष बनाने का। भूमिका और निष्कर्ष वाला वीडियो मैं आई बटन में आपको दे दूंगा कि कैसे बनाते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके आगे आपका क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 26 तक रहने वाला है। ये क्वेश्चंस आपके पैसेज वाले होंगे, कार्टून वाले होंगे और मानचित्र वाले होंगे। ठीक है, मैप वाले क्वेश्चन, कार्टून वाले क्वेश्चन सब इसके अंदर ही आ जाएंगे 24 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन में। उसके आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक ये 6-6 नंबर वाले होंगे, 6 मार्क्स वाले, और इनका आंसर आपको कम से कम 170 शब्द यानी कि 170 वर्ड्स के अंदर देना है बच्चों। ठीक है, 6 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर आपको आंतरिक विकल्प देखने को मिलेगा, यानी इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगा बच्चों। उसके नीचे चले तो यहाँ पर यही सारी चीजें आपका इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। अगर आप इसको इंग्लिश मीडियम में रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में सेपरेटली रीड कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया। तो ये कुछ बातें रही जो आपका 20 तारीख को पेपर होने वाला है बोर्ड एग्जाम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का, तो उससे संबंधित आपको ये बातें पता होनी चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जिसको आप हिंदी में अनुभाग सी भी बोलते हैं। इसके अंदर जो है सो कि 4-4 नंबर के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पेपर का 19वां क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं हमसे कि भारत में आपातकाल कब लगाया गया एवं आपातकाल लगाए जाने के पीछे आर्थिक कारणों का वर्णन करें। इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों। यहाँ पर पूरा हमारा भारत एकदम मस्त, एकदम कहते हैं ना खुशी में झूम रहा था, सब खुशियां मना रहे थे, एकदम मस्त जिंदगी चल रहा था। ठीक है, हमारे यहाँ पर ये जो चचा है ये भी हमारे चचा बिल्कुल खुश थे। फिर क्या हुआ, एक दिन सभी उठते हैं और सुबह सुबह न्यूज आती है हमारे यहाँ पर 25 जून को। कब? 25 जून 1975 को। ठीक है, यहाँ पर 25 जून 1975 को यहाँ पर इंदिरा गांधी जी द्वारा जो है सो कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी के द्वारा ये आपातकाल की घोषणा करवाई जाती है और ये बोलती है कि भाइयों और बहनों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, देश में गड़बड़ी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, इससे आपको डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपातकाल कब लगाया गया? 25 जून 1975 को लगाया गया। ठीक है, और यहाँ पर इंदिरा गांधी जी द्वारा ये बहुत प्रसिद्ध भाषण है जो दिया गया था। आप यूट्यूब पे सर्च मार के भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से हम यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने यही शब्द बोले थे कि भाइयों और बहनों,
घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, जैसे हम लोग आपातकाल बोलते हैं ना, तो उन्होंने बोला आपातकाल की घोषणा की है, ठीक है, एकदम भारी स्वर में, ठीक है। और यहाँ पर पूरे देश को हिला करके रख दिया, पूरा देश सोचा अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो चाचा थे ये भी बिल्कुल खुश हो गए कि चलो कोई नहीं यार, आपातकाल आपातकाल होता रहता होगा। लेकिन क्या हुआ भैया, देश की जो जनता थी ना उसको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा भाई, बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पर देश की जनता का मौलिक अधिकार, उनका जो भी कह सकते हैं जो अधिकार होते हैं ना हमारे पास, सब छीन लिया था भाई। मेरे दादाजी बताते हैं उस टाइम के, अभी तो मेरे दादाजी नहीं है, वो स्वर्ग में है, ठीक है। वो बताते हैं कि उस टाइम पे ना किसी को भी पकड़ लेते थे और नसबंदी कर दिया करते थे, एकदम मतलब गजबे सिचुएशन हो गया था उस टाइम पे। और उस टाइम पे आपको पता है मतलब हमारा इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना भी नहीं था कि देखिए यहाँ पर हो रहा है ह्यूमन राइट का वायलेशन, ये तो ऐसा व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना भी नहीं था। तो उस टाइम पे लोगों को अंधाधुंध नसबंदी किया जा रहा था। और जो ऐसे हमारे जो प्यारे लोग थे, जो हमारे देश की प्यारी जनता थी, जिनको क्या बोलूं मतलब एकदम आदरणीय जो जनता थी ना, उनको बहुत पीड़ा पहुंचाया गया। और इसको भारतीय जो आपका इतिहास है या भारतीय लोकतंत्र कह लीजिए, उसका काला अध्याय के रूप में भी देखा जाता है भैया। तो इंदिरा गांधी जी ने तो बोल दिया कि भाइयों और बहनों, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी ने की है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन डर तो हमारी जनता गई ना भैया, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, उन चीजों को थोड़ा सा समझिए। आपातकाल लगाया कब गया था? आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 को। कब लगाया गया था? 25 जून 1975 को। आपातकाल हमारा एंड कब हुआ था भैया? आपातकाल एंड हुआ था हमारा यहाँ पर 21 महीने के बाद। कितने महीने बाद भैया? 21 महीने के बाद यहाँ पर एंड हुआ था। 21 मार्च, देख रहे हैं 21 महीने के बाद हुआ और 21 मार्च को ही एंड हो गया यहाँ पर हमारा, ठीक है। 21 मार्च 1977 को हमारा आपातकाल यहाँ पर खत्म कर दिया गया। इतना लंबा आपातकाल हमारा चला था। और आपातकाल लगाया गया था किस अनुच्छेद के तहत? तो ये जो आपातकाल लगाया गया था अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया था। ये बताया गया था कि देश में अंदरूनी गड़बड़ी है जिस कारण से आपातकाल लगाया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर जो जनता थी उनको इस बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आई होप कि आपको आपातकाल के बारे में ये छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। और जब आपातकाल खत्म हुआ उसके बाद थोड़े दिनों बाद यहाँ पर जो हमारे चचा थे ये वापस से यहाँ पर खुश हो गए, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया, जाहिर सी बात है। चलिए अब जो किताबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। किताबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। आपातकाल से एक चीज तो हमें देखने को मिला कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी कमियां थी जिसको हमने सुधार लिया, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आपातकाल लगने के बावजूद भी भारत से लोकतंत्र को जुदा नहीं किया जा सका। और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को कहा जाता है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये चीज समझिए बच्चों, आपातकाल जो लगाया गया उसके पीछे बहुत सारे कारण दिए गए थे, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ठीक है, कई सारे कारण दिए गए थे। तो उनमें से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हमसे कि आपातकाल लगाए जाने के पीछे जो आर्थिक कारण थे उनको बताइए। तो देखिए आपातकाल लगाए जाने के पीछे आर्थिक कारण दिए गए थे। गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास चल नहीं पाया। बांग्लादेशी आजादी के युद्ध के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर जोर पड़ा यहाँ पर, मतलब बांग्लादेश की आजादी जो हमने करवाई 1971 के अंदर पाकिस्तान से युद्ध लड़के, तो उसके बाद बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में आ गए, जिससे कि क्या हुआ, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर बहुत ज्यादा जोर पड़ा, जिस कारण से देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, हमें आपातकाल लगाना पड़ा, ये सरकार का कहना था, ठीक है। औद्योगिक विकास की दर कम हो गई, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रीज था उसका जो यहाँ पर ग्रोथ चल रहा था वो यहाँ पर हमें धीमा देखने को मिला। अमेरिका द्वारा दिए जाने वाली हर प्रकार की सहायता भारत के लिए रोक दी गई। अमेरिका ने साफ बोल दिया कि हम आपको कोई भी सहायता यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर रूस और अन्य देशों ने मिलकर के हमारी बहुत सहायता की। और आज भी हम लोग स्टेबल है। और आज अमेरिका आते हैं और बोलते हैं कि अरे भैया भारत जी कैसे हो आप, तो भारत जी बोलते हैं हाँ ठीक है भैया, मेन टाइम पे तो मदद नहीं है किए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, यानी कि पूरी दुनिया
दुनिया एक फैमिली के समान है, इसको मानते हैं, इसलिए आप भी हमारे भाई हो, सभी हमारे दुनिया में जितने भी देश है सभी हमारे मित्र यार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हेन वाज इमरजेंसी इंपोज इन इंडिया, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक रीजंस फॉर इंपोजिंग इमरजेंसी। तो यहाँ पर इमरजेंसी कब इंपोज किया गया था, तो आपका 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाया गया था। ठीक है, डिक्लेयर किया गया था इंडिया के अंदर, और ये जो था आपका 21 महीने तक चला। 21 मार्च 1977 को यानी 21 मार्च 1977 को ये खत्म हो गया। फखरुद्दीन अली अहमद हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। आर्टिकल 352 के तहत यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल है उसके तहत यहाँ पर इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक रीजंस क्या थे, ये वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में समझा दिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग और असहमति के क्षेत्र की व्याख्या करें। इसको भी थोड़ा मैप के थ्रू समझिए बच्चों। भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या सहयोग वाले मुद्दे हैं और क्या असहमति के क्षेत्र है, समझिए। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर गूगल मैप खोल लिया है आपको और बेटर तरीके से समझाने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश। ठीक है, अब हमारे और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या संबंध अच्छे हैं, क्या क्या संबंध खराब है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है भैया बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे संबंधों में क्या लिख देंगे आप, यानी कि सहयोग के क्षेत्रों के अंदर, तो बांग्लादेश भारत की पूर्व की ओर देखो जो नीति है उसका हिस्सा है, ये एक अच्छे संबंधों में लिख देंगे आप। और क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दों पर हमेशा से सहयोग रहा है दोनों के बीच में। जैसे मान लीजिए भारत का कोई राज्य है जैसे उड़ीसा, यहाँ पर कोई आपदा आ गई, भगवान न करे कोई आपदा आए, ठीक है, यहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया तो बांग्लादेश आ जाता है, अरे अरे मदद कर देते हैं आपका। ठीक है, और मान लीजिए बांग्लादेश के अंदर कोई दिक्कत आ गई तो हम लोग भी चले जाते हैं कि चलो भैया आपके यहाँ दिक्कत आ गई, हम थोड़ा सा मदद कर देते हैं। तो इस चीज के लेकर के दोनों देशों के बीच में यहाँ पर सहयोग देखने को मिलता है। आर्थिक संबंधों में काफी सुधार है दोनों देशों के बीच में। आप मानेंगे पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश बना था ना, आज बांग्लादेश की जीडीपी पाकिस्तान से भी ऊपर है और पाकिस्तान से ज्यादा पैसा बांग्लादेश के लोग कमाते हैं, सोच रहे हैं। तो आर्थिक संबंधों में भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, एक सिक्के का दो पहलू होता है, आपका एक हेड होता है एक टेल होता है, उसी प्रकार से एक अच्छा होता है एक खराब होता है। तो यहाँ पर अच्छे संबंध या अच्छे कह लीजिए क्षेत्र जो होते हैं सहयोग वाले क्षेत्र, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा खराब चीज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा प्यारा भारत है और ये बांग्लादेश है, इन दोनों देशों के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद देखने को मिलता है। क्योंकि भारत से आप यहाँ देखेंगे तो इधर उत्तर प्रदेश से होते हुए, इधर पटना होते हुए, इधर वेस्ट बंगाल होते हुए गंगा नदी जो है आपका बांग्लादेश में जाता है, फिर बांग्लादेश से फिर भारत में आता है, फिर इधर जाकर के बंगाल की खाड़ी की तरफ गिर जाता है आपका। ठीक है, तो नदी जल बंटवारे को लेकर के, चाहे आपका गंगा यहाँ नदी हो जो पवित्र नदी मानी जाती है, हाथ जोड़ करके नमन है गंगा जी को, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इन दोनों नदी के जल बंटवारे को लेकर के यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर पहला नंबर बात पे, जो यहाँ पर विवाद के क्षेत्र है किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। और क्या लिख सकते हैं आप, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद के मुद्दों के अंदर, तो एक ये चीज लिख सकते हैं कि कई बार क्या होता है, बांग्लादेश से लोग इनलीगल तरीके से माइग्रेट होकर के इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, वहां से लोग आते हैं, सोचते हैं अरे भारत में जाऊंगा, ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ज्यादा अच्छा पैसा उसे कमा के अपने देश भेजूंगा, अपने देश में जो मेरा गांव है वहां पर जो मेरे बीवी बच्चे रहते हैं उनको अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा। तो इनलीगल तरीके से बांग्लादेशी क्या होता है, वो भारत में आ जाते हैं। भारत कई बार बोलता है कि अरे यार तुम्हारे यहाँ से लोग आ रहे हैं हमारे देश में, वैसे ही हमारा जो देश है दुनिया में नंबर 1 हो गया है यहाँ पर, यहाँ आबादी के मामले में। ठीक है, चाइना को तो पछाड़िए चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया है, तो तुम लोग मानते नहीं हो, तो यहाँ बांग्लादेश वाले बोलते हैं अरे नहीं नहीं भारत जी ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा भ्रम उरम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन वास्तव में होता ऐसा ही है, बांग्लादेश के लोग जो है इंडिया में आ जाते हैं इनलीगल तरीके से और यहाँ पर रहने लग जाते हैं। ठीक है, जिससे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो एक ये जो क्षेत्र है जिसके बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच में मतभेद देखने को मिलता है। और क्या है भैया, यहाँ पर सबसे खतरनाक बात यह है ना कि कई बार क्या होता है, बांग्लादेश जो है भारत विरोधी ताकतों को यहाँ पर सपोर्ट कर देता है
और इस चीज को लेकर के भारत बहुत ज्यादा भड़क जाता है भाई, बहुत गुस्सा आता है, हमें भी गुस्सा आता है यार कि यार तुम्हें 1971 के अंदर हम लोग आजाद करवाए और तुम हमारे ही जो खिलाफ, जो यहाँ पर कई बार इस्लामी संगठन होते हैं या इस्लामी जो होते हैं उनको सपोर्ट कर देते हो कि हाँ आप भारत का विरोध कीजिए, जो है भारत ये कर रहा है वो कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। तो एक ये आप विवाद का मुद्दा लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। मैप की सहायता से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आपको मैप की सहायता से जो मैंने समझाने का प्रयास किया है वो मेरा पहल आपको पसंद आया होगा। वही चीज जो किताबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पर जो मैंने चीजें आपको मैप में बताई वहां पर समझा करके, वही चीज आपका यहाँ किताबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के क्षेत्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का एक हिस्सा है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दों पर सहयोग हमेशा से रहा है। आर्थिक संबंधों में काफी सुधार देखने को मिला है। और क्या लिख सकते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद क्या है, इस प्रकार से है गंगा और ब्रह्मपुत्र जल नदी को लेकर, मतलब नदी के जल को लेकर, बंटवारे को लेकर के विवाद रहता है, ठीक है। भारत सरकार बांग्लादेश द्वारा अवैध प्रवास से इनकार करने से नाखुश रहती है। भारत विरोधी इस्लामी को बांग्लादेश का समर्थन है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर मतभेद वाले क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है क्योंकि किन्हीं दो कारणों का यहाँ पर वर्णन करें। दो कारण नहीं भैया, यहाँ पर चार कारण आपको बताना है। तो देखिए चार कारणों की बात करें जिस कारण से 1960s का जो टाइम था हमारे देश का उसको खतरनाक दशक भी कहा जाता है। तो वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, और ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बारी पेपर में आ चुका है बच्चों। तो देखिए एक ये कारण था 1962 का भारत चीन युद्ध। 1962 में क्या हुआ, भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा और भी बहुत सारे क्षेत्र थे जहां पर असर पड़ा। तो एक ये कारण है कि 1960 के दशक को यहाँ पर खतरनाक दशक कहते हैं। अगला कारण क्या था, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 का जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, एक ये भी कारण था कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। अगला है सूखे की स्थिति पैदा होना, खाद्य संकट आना। ये वही टाइम था जब हमारे देश में सूखे की स्थिति पैदा हो गई और ग्रीन रिवॉल्यूशन का यहाँ पर काम चालू हुआ था, ठीक है। तो एक ये चीज था। अगला है दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु देखने को मिली यहाँ पर, ठीक है। दो लेजेंड जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, एक तो हमारे नेहरू जी थे और एक आप यहाँ पर ले लीजिए जो आपका शास्त्री जी थे। ऐसे लेजेंड प्रधानमंत्रियों को हमने खो दिया। तो एक ये भी कारण है कि हम लोग 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर लिख रहे हैं। इन्हीं को आपको क्या करना है भैया, यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख देना है। अगर आप इनको एक्सप्लेन करके लिख देंगे 100 या फिर 100 से 110 शब्द में भी लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे बच्चों। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डिस्क्राइब एनी टू रीजंस व्हाई 1960s इज आल्सो कॉल्ड डेंजरस डेकेड, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन कि ऐसे किन्हीं 3 अंतरराष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मसलों का वर्णन कीजिए जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश साथ मिलकर के कार्य करें। तो ऐसा कोई 3 मुद्दा बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में आप बात कर सकते हैं। पहला है आतंकवाद। अगर आतंकवाद से लड़ना है, टेररिज्म से लड़ना है तो कोई एक देश नहीं लड़ सकता है भाई, सभी पूरी दुनिया को साथ मिलकर के लड़ना होगा। ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना है, पर्यावरणीय निम्नीकरण जो है यानी कि पर्यावरण को बचाना है तो सभी देशों को मिलकर के काम करना होगा। पीने के पानी की कमी जो है उसको दूर करना है तो सभी देशों को मिलकर के काम करना होगा। वैश्विक गरीबी को दूर करना है तो संक्रामक रोग जैसे कि कोरोना, कोविड-19 आप देखे होंगे, ठीक है। तो कोविड-19 आपको क्या लगता है इतना जल्दी ऐसे ही खत्म हो गया? सारे देश मिल करके एक दूसरे को शेयर किया, अरे देखो भैया ये मैं दवाई बना रहा हूँ, ये वैक्सीन बना रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा इसमें से हिंट ले लो कि कैसे दवाई बनता है। पूरा पूरा तो कोई शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ हिंट जरूर शेयर कर देता था कि ये हिंट ले लो और देखो ऐसे दवाई बना लो यार, तुम भी अपना देश का जनता को बचा लो, हम भी बचा लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज, ये सारी चीजों में से अगर इनमें से कोई भी चीज को खत्म करना है और हमारे पृथ्वी को बचाना है ओवरऑल, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सभी देशों को मिल करके काम करना होगा। तो ये है वो अंतरराष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मसले जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश मिल करके काम करें, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 चैलेंजिंग इंटरनेशनल इश्यूज दैट कैन बी टैकल्ड ओनली इफ ऑल कंट्रीज वर्क टुगेदर, ठीक है। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि टेररिज्म हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंटल जो है सो कि डिग्रेडेशन हो गया, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ग्लोबल पॉवर्टी हो गया,
और जो डिजीज होता है, इन्फेक्शियस डिजीज होता है, इन सबसे अगर लड़ना है तो पूरी दुनिया को साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि भारतीय संघ में देशी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका की व्याख्या कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों। ये बात है आपका 1947 से पहले। जी हाँ बच्चों, हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947 के अंदर हुआ था। ठीक है, 1947 से पहले अगर आप भारत का मैप देखते ना, तो ये जो आपको यहाँ पर मैप देखने को मिल रहा है, ऊपर यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे यहाँ पर आएंगे तो कन्याकुमारी तक, ये पूरा का पूरा मैप आपको कैसा मिलता है? ऐसे टुकड़ों में मिलता है। इधर आपका राजस्थान जो है सो कि स्टेट आपका अलग, इधर उड़ीसा अलग, इधर अरुणाचल प्रदेश अलग, इधर महाराष्ट्र जो है सो कि अलग, ये सारा बिल्कुल अलग अलग मिलता है। ठीक है, जब अंग्रेज लोग गए ना, तो अंग्रेज लोगों ने ना दो ऑप्शन दिया, जितने भी रजवाड़े थे यहाँ पर, ये जो अलग अलग थे ना जो राज्य, उनको बोला जाता था प्रिंसली स्टेट, हिंदी में आप जिसको रजवाड़े बोलते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 565 रजवाड़ों के अंदर, या यूं कह लीजिए कि हमारा देश 565 टुकड़ों के अंदर टूटा हुआ था। ठीक है, और अंग्रेज लोग गए हमारे देश को आजाद करके, तो उन लोगों ने ना सभी रजवाड़ों को, ये पूरे के पूरे 565 रजवाड़ों को ऑप्शन दिया कि या तो आप इंडिया में मिल जाइए, ठीक है, या तो आप पाकिस्तान में यहाँ पर मिल जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो कि 565 रजवाड़ों में से कई सारे राजा, मतलब मेजोरिटी जो थे वो सब बोले कि हम इंडिया में ही मिल जाएंगे, लेकिन कई सारे रजवाड़े थे, जैसे आपका इधर राजस्थान में कई सारे थे, साथ ही साथ इधर आ जाइए तो इधर आपका हैदराबाद का निजाम जो था, इधर जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, ये सब बोल रहे थे कि भाई हम तो भारत में मिलवे नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हमारे लेजेंडरी बंदे, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इन्होंने साम दाम दंड भेद लगा करके आज इस एक भारत, अखंड भारत का निर्माण किया और इन 565 रजवाड़ों को एक करके एक भारत बनाया। जो आप यहाँ पर अगर मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली से आराम से अगर मान कीजिए चलिए कि आपको मन कर रहा है दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को एक बार केरल जाना है, ठीक है, केरल का वो जो होता है ना, वो नारियल पानी, वो पी करके आना है, तो आप बिंदास क्या करते हैं, ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं, आराम से चल करके आ जाते हैं। लेकिन अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे भारत को एक भारत नहीं बनाया होता ना, तो दिल्ली से लेकर के केरल जाने के लिए ना आपको 10 बार यहाँ वीजा पासपोर्ट का जरूरत पड़ जाता, कि कहीं आपका वीजा मांग रहा है, कहीं पासपोर्ट मांग रहा है, अच्छा तुम यहाँ से आए हो, तुम यहाँ से आए हो, सोचिए। तो इसीलिए मैं जितने भी लोगों को महान मानता हूं ना, उनमें से सबसे ज्यादा महान अगर इतिहास में किसी को मानता हूं तो वो थे हमारे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और भी लोग हैं, लेकिन इनका जो पद है ना, वो हमेशा मेरे लिए ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे ना, जैसे एक पिताजी है और एक माता जी है, उनके 2 बच्चे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो 2 बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो 2 बच्चे अलग हो जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, मैं अपने भाई के साथ नहीं रहूंगा, मैं तो अलग रहूंगा, अपना अलग बनाऊंगा, खाऊंगा, ठीक है, अलग परिवार बसाऊंगा। तो सोचिए आज के टाइम पे 2 भाई एक नहीं हो पाते हैं, और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे देश को एक कर दिया। तो कितना बड़ा काम किया उन्होंने, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में दे रखा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत में देशी रजवाड़ों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। सरदार पटेल ने एक अधिनियम तथा प्रजातांत्रिकीकरण की विधियों द्वारा अधिकांश रियासतों को भारत में मिलाया। जूनागढ़ तथा हैदराबाद जैसी रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था, परंतु सरदार पटेल के राजनीतिक कौशल एवं सूझबूझ ने इन दोनों रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि नए स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उनकी जो प्रतिबद्धता एवं निष्ठा भारत के राष्ट्र के प्रति पूर्णतः समर्पित थी। और इसी प्रकार से यहाँ पर बातें बता रखा है कि भारत के इतिहास में उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार पटेल बहुत, उन्होंने ना साम दाम दंड भेद लगा के एक ऐसा काम किया कि इतिहास के पन्नों में आज भी उनका नाम जो है सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आज का होमवर्क है इस वीडियो के लिए, आज का होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, देखता हूं कि कौन सा बच्चा यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताता है सबसे पहले कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा ना, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था,
और बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी किया था। तो देखता हूं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था क्या। एकदम बढ़िया से बढ़िया आंसर देने का प्रयास कीजिए, अच्छा से अच्छा लिख करके। कई सारे बच्चे फॉर्मेलिटी के लिए लिख करके चले जाते हैं, अच्छा सर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पूछा है और ये होता है सर जी, बस हो गया खत्म। तो ऐसे मत कीजिए भाई, एकदम सजा करके लिखिए ताकि मेरे को भी देखने में अच्छा लगे और मुझे लगे कि यार बच्चे का तैयारी तो हुआ है भाई। ऐसे नहीं हमारे बच्चों को हल्के में ले लेना भाई, पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं वो विजय सर से। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसके कमेंट को मैं हार्ट का सिंबल दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके कि उस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कर दीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा क्या बढ़ता है भैया, मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और यहाँ पर आप देखेंगे हैदराबाद का ये निजाम है, ये भारत में शामिल होने के लिए मना कर रहे थे। ठीक है, इसके ऊपर भी एक अलग क्वेश्चन बनता है आपका, उस क्वेश्चन को भी मैं कवर करवा दूंगा। यहाँ आपको समझ में आई होप क्या आ गया होगा। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द जो कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन द इंडियन यूनियन। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके आगे चले तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे मैप, कार्टून और जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रखा है 24वां क्वेश्चन कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप इसको पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे चलता हूँ बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये दिया हुआ है। इसी के बेसिस पे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी किस विचारधारा की समर्थक थी। तो ये दोनों ही पार्टियां पूंजीवादी जो विचारधारा होती है उसकी समर्थक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेहरू जी की विदेश नीति में कौन सा बेमेल है। तो सोवियत संघ के गुट में शामिल होना ये नेहरू जी की विदेश नीति में कभी नहीं था। उन्होंने तो नेम की स्थापना की थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। वो बोल रहे थे ना तो मैं अमेरिका में जाऊंगा, यूएसए में जाऊंगा, ना तो मैं यूएसएसआर में जाऊंगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर गलत बोल रहा है कि सोवियत संघ के गुट में शामिल होना चाहते थे नेहरू जी, ये उनकी विदेश नीति में कभी भी नहीं था। तो इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति किन देशों से अलग रहने के लिए अपनाई थी। नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता की नीति अमेरिका और सोवियत संघ जैसे जो देश थे उनसे अलग होने के लिए अपनाई थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पैसेज को रीड करना है, इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार का है ये, और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि भारतीय जन संघ एंड स्वतंत्र पार्टी वेयर सपोर्टर्स ऑफ विच आइडियोलॉजी। तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विच इज द मिसमैच इन नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। तो ज्वाइनिंग द ब्लॉक ऑफ द सोवियत यूनियन, ये बिल्कुल मिसमैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइंड टू स्टे अवे फ्रॉम विच कंट्रीज। ठीक है, तो अमेरिका और सोवियत संघ से वो अलग रहना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 25वां क्वेश्चन हमारा मैप वाला है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 25वें के पहले में क्या पूछा है कि जिस राज्य में भाकपा के नेतृत्व में एक गठबंधन ने वर्ष 1957 में सरकार बनाई, द स्टेट इन विच कोलिशन लीड बाय द सीपीआई फॉर्म द गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ 1957। तो पहला जो है आपका वो है केरल। ठीक है, अब आपको केरल कहाँ देखने को मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ मैप के अंदर। एक बार नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो सी है यहाँ पर केरल आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा, केरल। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन कि नेताजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य, स्टेट बिलोंगिंग टू लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इनसे संबंधित राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आप देख रहे हैं ये बी वाला, यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे का ये जो बी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने वाले कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य, स्टेट रिलेटिव टू कर्पूरी ठाकुर इंप्लीमेंटिंग रिजर्वेशंस फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो वो है हमारा यहाँ पर बिहार। अब बिहार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आप देख रहे हैं डी वाला। ठीक है, संबंधित अक्षर हमारा डी है, तो तीसरे का ये डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। मैप में आपको कुछ इस तरह से लोकेट करना होगा। पहला क्वेश्चन था हमारा, उसका मैप में जो कि अल्फाबेट कंसर्न था यानी कि संबंधित अक्षर था वो सी था और आंसर था हमारा केरल। तो इस तरह से आपको करना होगा। तो तीसरा हमारा क्या था, यहाँ पर दूसरा भी हमने कर लिया ये वाला वेस्ट बंगाल, और तीसरा था हमारा ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन कह रहा हूँ जो मैप में लोकेटेड था डी वाले पे, बिहार। तो बिहार हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्कूली छात्रों के लिए मिड डे मील कार्यक्रम शुरू करने के वाले के काम राज्य से संबंधित राज्य, तो वो है हमारा यहाँ पर तमिलनाडु। अब तमिलनाडु आपको कहाँ देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे साइड ये ए में देख रहे हैं, ये है आपका तमिलनाडु। तो ये आपका चौथे क्वेश्चन का ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है हमारा, ए वाला करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, आई होप कि आपको मैप वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो अब हम लोग कार्टून वाले क्वेश्चन के अंदर आ गए हैं। 26वां क्वेश्चन है कि दिए गए कार्टून का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर आपको एक कार्टून देखने को मिलेगा। इस कार्टून के अंदर आपको हिंट भी दे दिया है। ये जो व्यक्ति है इनका नाम है राजपक्षे, ये हिंट देख रहे हैं। तो देखिए जो भी कार्टून वाला क्वेश्चन आएगा उसमें हिंट जरूर आपको देखने को मिलेगा, बस उस कार्टून को ध्यान से समझिएगा। और ये एक वो होता है ना सर्कस में बैलेंस करते हैं, तो उसी टाइप का एक डंडा लेकर के बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। इनके इस साइड में, हाथ के इस साइड में जो है सो कि ये लिट्टे है यानी कि ये शेर बाघ है यहाँ पर हमारा, और इस साइड में आप देखेंगे तो सिंगली लोग है यानी कि शेर है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर हमें देना है। ये आपका कार्टून श्रीलंका से संबंधित है और यहाँ पर जो राजपक्षे जी है वो श्रीलंका के हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अभी जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उससे पहले थे, अभी तो बदल गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त कार्टून किस देश से संबंधित है, तो श्रीलंका से संबंधित है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, किससे बिलोंग करता है, तो श्रीलंका से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में बाघ किस समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, तो तमिल लोगों के बारे में बाघ यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, तमिल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में दिखाए गए व्यक्ति कौन है, तो महिंद्रा राजपक्षे जी है जो श्रीलंका के एक्स पीएम रह चुके हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, अभी जब 2022 में आपका इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया था श्रीलंका के अंदर, तब तक तो थे ही वो, उससे पहले तक और उस टाइम तक भी, उसके बाद उनको हटाया गया और दूसरे अब यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र विद्रोह किया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वेग्ड एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट विद द श्रीलंका आर्मी, तो वो था हमारा लिट्टे। अब लिट्टे का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, तो लिट्टे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ठीक है, कई बार पेपर में आ जाता है, तो याद रखिएगा लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। सेम यही क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कार्टून वाला क्वेश्चन समझ में आया। हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ई भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, दीर्घ उत्तरीय आधारित वाले जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस होंगे आपके 6-6 नंबर के। इनका आंसर आपको ज्यादा शब्दों में देना है, 170 वर्ड्स के अंदर कम से कम देना है बच्चों। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के अंदर कोशिश किया कीजिए एक भूमिका, एक निष्कर्ष बनाने का। भूमिका निष्कर्ष कैसे बनाते हैं मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, उसका लिंक मैं जो है सो कि आई बटन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि चीन में सुधारों की पहल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए जो चीन आज के टाइम पे आप लोग देख रहे हैं ना, वो चीन वैसा चीन नहीं है जो पहले हुआ करता था, समझ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, जो पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्कुट आज के टाइम पे आप खरीदते हैं ना, तो इतना छोटा हो गया है पार्ले जी का बिस्कुट कि लगता है यार ये तो 2 रुपए का बिस्कुट है। पहले के जमाने में 5 रुपए में इतना बड़ा पैकेट मिलता है, अगर मिलता था, अगर आपने नोटिस किया हो कभी, तो आज के टाइम पे एकदम पिद्दा सा पैकेट मिलता है। क्यों? क्योंकि भैया महंगाई बढ़ रही है, जाहिर सी बात है। तो उसी प्रकार से जो चीन आज के टाइम पे आपको देखने को मिलता है ना, उसके अंदर बहुत सारे सुधार हुए हैं, जब जाकर के चीन ऐसा चीन बन पाया है। ठीक है, तो उसी को आपको यहाँ पर समझाना है। तो देखिए चीन में सुधारों की पहल से हम लोग ये समझते हैं कि चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। कहने का मतलब ये है कि पहले जो चीन था आपका, वो अमेरिका से एकदम दूरी बना करके रखता था। अमेरिका से बोलता था अरे नहीं नहीं अमेरिका जी आप रहिए, आपसे दोस्ती हम नहीं कर सकते, हमारा थोड़ा पर्सनल रीजन है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे चीन देखने लग गया कि अरे अमेरिका तो भैया सुपर पावर है भैया, चलो यार यहाँ बात तो कुछ बनेगा जब उससे दोस्ती करेंगे। तो चीन ने क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर अमेरिका से संबंध अच्छे करने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने
कृषि, उद्योग तथा सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। इन्होंने नए एकदम टेक्नोलॉजी को यहाँ एडॉप्ट करने के लिए, चाहे आप कह लीजिए कृषि क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मतलब ही होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र कह लीजिए या फिर उनका जो फैक्ट्री उक्ट्री है उन सबको मॉडर्नाइज करने के लिए कई सारे 4 प्रस्ताव रखे, ठीक है। 4 यहाँ पर चीजें रखी जनता के सामने। और क्या चीज देखने को मिला कि 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियांगपिंग, कैसा नाम है भाई, कैसे नाम रखते हैं यार, देंग सियांगपिंग जो थे, उन्होंने चीन में आर्थिक सुधारों को और खुले द्वार की नीति का घोषणा किया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया कि धीरे धीरे चीन क्या है, खुलता गया, समझता गया चीन यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं किसी को ऑफेंड में नहीं करना चाहता हूँ, अगर किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़कर नमन है भाई, सभी की इज्जत करता हूं मैं, और सिर्फ समझाने के परिदृश्य से यहाँ पर, ताकि बच्चे अच्छी प्रकार से समझ सके, इसीलिए कुछ इस तरह से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा समझाने का जो प्रयास है आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। तो 1978 में क्या हुआ कि इन्होंने आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी कि भैया हमारे यहाँ पर द्वार खुल गया है। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया, यानी कि जो अब आपका फार्मिंग होता है वो प्राइवेटली भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सब हो सकता है। 1998 में यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र बना दिया, मान लीजिए संघाई हो गया, संघाई के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि व्यापार करना बहुत आसान हो गया। सामान लाइए बेचिए, वहां से सामान ले जाइए बेचिए, ठीक है। यानी कि वहां का पूरा एकदम कह लीजिए ना इकोनॉमी का बैकबोन जो होता है ना, इस तरह की चीजों का निर्माण किया। और लास्ट में चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और इस तरह से पूरे देशों के साथ, मतलब दूसरे देशों के साथ बेसिकली अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। देख रहे हैं आप, स्टार्टिंग से धीरे 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 आगे बढ़ा और आज जो चीन है वो अमेरिका को भी टक्कर यहाँ पर देता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इनिशिएटिव ऑफ रिफॉर्म्स इन चाइना। तो आपको कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम इसी क्वेश्चन के अंदर आपको अथवा या चॉइस कह लीजिए देखने को मिलेगा। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भारत पाकिस्तान के संबंधों पर प्रकाश डालिए, यानी कि हमारा जो भारत है और प्यारा भारत और जो पाकिस्तानवा जी है उनका संबंध कैसा रहा है। तो देखिए हम लोग तो बहुते बार कोशिश किए भैया पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे हो जाए। चाहे आप ले लीजिए ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, जिनको हाथ जोड़कर नमन है, ठीक है। उन्होंने एक बस की शुरुआत की थी जो दिल्ली से लाहौर तक जाता था और पाकिस्तान ने क्या किया, 1999 के अंदर जो है कि कारगिल युद्ध छेड़ दिया। तो हम लोग बहुत बार शुरुआत की है भाई कि हाँ यार हमारा पड़ोसी है, संबंध अच्छा हो जाए, लेकिन वो होता है ना कि जो दुम होता है, समझ रहे हैं ना आप, वो हमेशा टेढ़ा ही रहता है, ठीक है। भाषा शैली का प्रयोग करते हुए थोड़ा सा रहना पड़ रहा है, नहीं तो क्या बोलूं भाई, ऐसे देश जिसको ना पाकिस्तान जो है ना पूरी दुनिया में आतंकवाद का जड़ माना जाता है। ओबामा ले लीजिए, यहाँ पर और भी कई सारे टेररिस्ट ले लीजिए, यार सब कहाँ रहते हैं, पाकिस्तान में तो रहता है, इसलिए तो उनका अर्थव्यवस्था डूबा पड़ा है। खैर भावनाओं में बह गए। यहाँ पर देखिए आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात करें तो पाकिस्तान के निर्माण के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के संबंध काफी खराब रहे हैं, लेकिन समय समय पर विभिन्न सरकारों ने दोनों देशों के संबंधों को सुधारने का भरसक प्रयास किया है, ठीक है। तो ये एक भूमिका बना दी, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो और उसके बाद कुछ और चीजें आप लिख सकते हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान के संबंधों के अगर संघर्ष की बात करें तो यहाँ पर 4 तो युद्ध हमें देखने को मिला है। पहला युद्ध हुआ था 47-48 के अंदर, 47 से 48 में कश्मीर को लेकर के। दूसरा युद्ध हुआ था 65 में नदी जल बंटवारे को लेकर के। तीसरा हुआ था 71 में बांग्लादेश को लोकतंत्र मतलब उनको आजाद करवाया था। और एक हुआ था 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। तो सोचिए संबंध कहां से सुधरेगा। और क्या दिक्कत देखने को मिलता है दोनों देशों के बीच में, हथियारों की होड़ लगी हुई होती है। ये देश कोई हथियार खरीदता है तो दूसरा देश और तगड़ा हथियार खरीदना चाहता है। आतंकवाद को लेकर के यहाँ पर विवाद देखने को मिलता है, दोनों देशों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। भारत कहता है कि भाई आप अपने देश में आतंकवाद खत्म करो। यार आतंकवादी किसी का नहीं होता भाई, ठीक है, लेकिन मानवे नहीं करता है यार अगला, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के विवाद देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद या संघर्ष के क्षेत्र है। उसके बाद आप लिख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के सहयोग की संभावना वाले क्षेत्र, यानी कि ये ऐसे सेक्टर है जहां पर दोनों देशों के बीच में सहयोग को यहाँ पर या कह लीजिए संभावना, ये सहयोग की संभावना है, मतलब कि दोनों देश मिलकर के इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। क्या है भैया, यहाँ पर संस्कृति कह लीजिए या कल्चर ले लीजिए, उसके अंदर फिल्म, गाने, नाटक, जैसे भारत के बहुत सारे फिल्म बॉलीवुड के वहां पर देखे जाते हैं। साउथ का भी मूवी KGF UGF हो गया हमारा यहाँ पर,
ठीक है, पुष्पराज, झुकेगा नहीं, तो वो सारी मूवी भी वहां पर देखी जाती है। और पाकिस्तान की भी कई सारी मूवियां भारत में देखी जाती है। खेल क्षेत्र की बात करें तो क्रिकेट, हॉकी में हमें सहयोग देखने को मिलता है। व्यापार की अगर हम बात करें तो कपास, प्याज, यहाँ पर सॉफ्टवेयर, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से है। इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है सहयोग। गरीबी उन्मूलन, विकास, लोकतंत्र की दृढ़ता इत्यादि के लिए दोनों देशों में सहयोग वृद्धि की आवश्यकता है। ये सारी चीजें यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। कहने का मोटा मोटा मतलब यही है कि दोनों देशों में देखो सुधार हो सकता है। सुधार किस चीज में नहीं हो सकता? सुधार बहुत चीजों में हो सकता है, ठीक है, बस क्या है, सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं और एक निष्कर्ष जरूर लिखना पड़ेगा आपको, ताकि आप बेटर से बेटर तरीके से अपने आंसर शीट को प्रेजेंट कर सके, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि थ्रो द लाइट ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो आपको इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ये इस तरह से आंसर लिखते हुए चलना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन की वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं एवं वैश्वीकरण का विरोध किन आधारों पर किया जाता है, इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह, इंग्लिश में जिसको आप ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर जी प्रवाह क्या होता है, ये थोड़ा सा समझाइए। तो देखिए, प्रवाह का अर्थ होता है किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान, ठीक है। ये आपका एक देश के अंदर भी हो सकता है और देश के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपके हाथ में अभी मान लीजिए कोई सा भी फोन है, मान लीजिए आईफोन है, अगर आप बहुत अमीर होंगे तो, ठीक है। उससे कम अमीर है तो थोड़ा एंड्रॉइड होगा। एंड्रॉइड में भी एमआई का फोन हो सकता है आपके पास, ओप्पो का फोन हो सकता है, ठीक है, वीवो का फोन हो सकता है, रियलमी का हो सकता है, ठीक है, शाओमी का हो सकता है, या फिर सैमसंग का हो सकता है। तो आपको क्या लगता है ये जो सारा का सारा फोन है ये इंडिया में बनता है या इंडिया का कंपनी है? ये सब बाहर का कंपनी है भैया। ये आपके हाथ में आया कैसे भैया? ये सब आया वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। अगर वैश्वीकरण ना होता तो आप इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर पाते भाई, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण क्या होता है कि ये जो आप इतना दिखाते ना कि हाँ मेरे पास ये स्मार्टफोन है, मैं इससे कॉल कर सकता हूँ, तो ये सब वैश्वीकरण के कारण आया। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया आज के टाइम पे ना वैश्वीकरण के कारण एक जो है सो कि छोटे से कह लीजिए ध्रुव के अंदर या छोटे से गोले के अंदर ना एक हो गई है, ठीक है। आज अगर एक देश में कोई चीज होता है ना तो उसका असर पूरी दुनिया पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई ना, क्योंकि रशिया पूरी दुनिया को तेल बेचता था, यूक्रेन पूरी दुनिया को गेहूं वगैरह बेचता था। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। तो ये वैश्वीकरण के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और वैश्वीकरण हो है ही यही कि वैश्वीकरण अगर मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये होता है कि पूरी दुनिया को एक जो है कि उसके अंदर जोड़ देना, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में गेम खेलते थे ना, अपना हाथ पकड़ पकड़ कर इस तरह से गोला बना लेते थे। तो समझ लीजिए आज के टाइम पे पूरी दुनिया ये गेम खेल रही है, सारी दुनिया के देश ये गेम खेल रहे हैं कि एक दूसरे के हाथ पकड़ करके ऐसे एकदम गोला बना लिया है। अगर किसी का भी हाथ छूटा ना तो पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही चीज किताबी लैंग्वेज में भी एक बार, किताबी लैंग्वेज में इस तरह से है वैश्वीकरण की परिभाषा। वैश्वीकरण का अर्थ है प्रवाह। प्रवाह कई तरह का हो सकता है, विचारों का, वस्तुओं का, पूंजी का, आदि का, ठीक है। वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है? ठीक है, वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है क्योंकि वामपंथी विचारधारक या वामपंथी विचारक इसके विभिन्न पक्षों की आलोचना करते हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने का यहाँ पर चिंता है। जैसे मान लीजिए एक एमआई कंपनी है, ठीक है, एमआई कंपनी इंडिया में आया तो इंडिया को एमआई के हिसाब से ही थोड़ा रूल रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, ताकि थोड़ा बहुत तो ढिलाई देना ही पड़ेगा ताकि वो यहाँ पर काम कर सके। मान लीजिए कंपनी यहाँ से चले जाते हैं, बाहर की कंपनियां एप्पल, सैमसंग, ये सब कंपनियां इंडिया से चली जाती है, तो किसको यहाँ पर घाटा होगा? तो इंडिया को ज्यादा लॉस होगा। एक तरह से देखा जाए तो उनको तो घाटा होगा ही होगा, लेकिन हमें एक तरह से घाटा ये होगा कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से पूरी दुनिया में चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग इसका विरोध वैश्वीकरण का इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर राज्य का कमजोर होने का खतरा होता है। राज्य, पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है। तो यहाँ पर देश समझ के चलिएगा हमेशा। यहाँ देख लिख दिया, माफी चाहूंगा, देश होता है, ठीक है, देश। चलिए आगे क्या बता रखा है कि कई सारी संस्कृतियों को ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लोग जो है पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। और WSF के बारे में बता रखा है कि WSF जो सो कि एक स्टेज होता है, कह लीजिए एक मंच प्रोवाइड करवाता है जहां पर पूरी दुनिया से लोग आकर के वैश्वीकरण का विरोध कर सकते हैं, ठीक है। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध हुआ, जिसका कारण था आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के विरोध में, ठीक है। यानी कि एक बैठक हुई जहां पर देशों ने, जो बड़े बड़े देश है, विकसित देश है, उनका विरोध किया और जो है सो कि वैश्वीकरण का विरोध किया, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि यार जो विकसित देश
देश है वो तो अपना हिसाब से यहाँ पर कायदा कानून बनवा रहा है, ठीक है। अल्प विकसित जो गरीब देश है उनको तो वैश्वीकरण का कोई फायदे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर विरोध हमें देखने को मिला। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट ग्राउंड्स इज ग्लोबलाइजेशन अप्रोच, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिल जाएगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन है कि आपातकाल जो लगा 1975 में, तो उसके बाद हमें आपातकाल के क्या पाठ सीखने को मिला या सबक क्या सीखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1975 में लगाए गए आपातकाल से सीखे गए पाठों की व्याख्या कीजिए, या सबक कह सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है। तो आपातकाल जो लगा उससे भारत की जो लोकतंत्र की कमजोरियां थी वो हमें पता चल गया, ठीक है। और लेकिन क्या वो आपातकाल हटने के बाद वापस से जो कामकाज था वो राह पर लौट आया। इस प्रकार भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत ही कठिन है। और क्या चीज देखने को मिलता है, आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिकों की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कायदा कानून बनाया, ठीक है। आपातकाल जो है सो कि आपातकाल हट तो गया, और आपातकाल के बारे में बता रखा है कि अब आंतरिक अशांति शब्द का इस्तेमाल हटा दिया गया है। सशस्त्र विद्रोह होने पर ही आपातकाल का घोषणा किया जा सकता है, और आपातकाल का घोषणा करना है तो इसकी सलाह मंत्री परिषद राष्ट्रपति को लिखित में देगा। ऐसा नहीं कि बोल दिया आपातकाल लग गया तो लग गया, ठीक है। यहाँ पर आंतरिक अशांति के जरिए आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह होने पर ही आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपने राजनीतिक औजार बनाकर के इस्तेमाल किया। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको आपातकाल के सबक के अंदर आंसर लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, मंडल मुद्दा क्या था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कई बारी पेपर में आ जाता है। तो मंडल मुद्दा क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 1978 में जनता पार्टी सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग या कह लीजिए दूसरे पिछड़े वर्ग का गठन किया। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी थे, इसलिए इसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मंडल आयोग के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो विद्वेश्वरी प्रसाद मंडल जी थे। अब मंडल आयोग की कुछ सिफारिशें थी कि ओबीसी वाले जो होते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट वाले लोग या पिछड़े वर्ग के लोग, जो नीची जाति के लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी का भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, अगर किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ करके नमन है, एक टीचर के नाते सिर्फ समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ओबीसी के जो लोग हैं उनको 27% जो यहाँ सीटें है वो आरक्षित करने की बात की गई कि सरकारी जो नौकरियां होंगी वहां पर 27% सीट आरक्षित कर दी जाएगी। और 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। इसके खिलाफ देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन भी हुए कि भैया ये आप नहीं कर सकते हो। और लागू करने के परिणाम ये हुए कि कई सारे यहाँ पर स्टूडेंट लोग इसका बहुत ज्यादा विरोध करने लग गए। कई स्टूडेंट ने तो आत्मदाह तक कर लिया कि भैया ये कैसे कर सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, डिस्क्राइब व्हाट वाज द मंडल इशू। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर इसका इंप्लीमेंटेशन का क्या रिजल्ट हुआ वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है बेसिकली कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर हमसे कि 1989 यानी कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति में आए बदलावों का वर्णन करें। तो भारत की राजनीति में क्या चेंजेस आए, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति देखने को मिला, राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल व भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली भूमिका देखने को मिली, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ, नई आर्थिक नीति आई, अयोध्या विवाद हुआ, गठबंधन की राजनीति का उदय देखने को मिला, साहबानो प्रकरण यानी साहबानो केस देखने को मिला। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इनको एक्सप्लेन करके आपको लिखना होगा बच्चों, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको हिंट दे दिया है, 7 आपको सब हेडिंग दे दिया है, इनको इजीली आप 170 शब्दों में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं भैया, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। ये सारे के सारे दक्षिण एशिया में आते हैं। अगर यहाँ पर सहयोग को बढ़ावा देना है
तो सभी देशों को मुक्त व्यापार पर सहमति होनी होगी, यानी कि कम से कम टैक्स लगा करके आपस में व्यापार करना होगा। ठीक है, मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के पीछे यही भावना होती है कि दक्षिण एशिया यहाँ पर विकास कर सके। यह सभी देश अपनी विवाद शांतिपूर्ण प्रयासों से हल कर सकते हैं। गैर इलाकाई शक्तियों को इस क्षेत्र से अलग रखने का प्रयास करना चाहिए, जैसे अमेरिका जैसे देशों को या और दूसरे देश है उनको अलग रखना चाहिए। बोलना चाहिए भाई हम अपने जो मुद्दे हैं उनको खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। एकीकृत बाजार का गठन करें और आपसी व्यापार में वृद्धि करें, तभी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है, शांति और सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, और हाँ यहाँ पर एक और अथवा भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर गलती से बोल दिया, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर अथवा में एक और क्वेश्चन दे दिया है। तो क्वेश्चन है हमारा कि आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में क्यों देखा जाता है, विश्लेषण कीजिए। तो आपातकाल जो लगाया गया वो भारत का लोकतांत्रिक इतिहास देखे तो उसमें एक काला अध्याय था। क्यों? क्योंकि प्रेस पर सेंसरशिप को लागू कर दिया गया था, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, कोई बंदा कुछ बोल नहीं सकता था सरकार के खिलाफ, सरकार द्वारा नसबंदी कार्यक्रम चलाया जा रहा था, दबा दबा करके लोगों का नसबंदी किया जा रहा था। ठीक है, मतलब लोगों को जबरन पकड़ करके, और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई थी। जो भी विपक्ष में जो नेता थे, अपोजिशन में जो लीडर थे, उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया था। पुलिस अधिकारियों, नौकरशाही द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। जो पुलिस थे वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाई इमरजेंसी सीन एज अ डार्क चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, डू द एनालिसिस। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो सैंपल पेपर था वो समाप्त होता है बच्चों। आई होप कि आपको ये सैंपल पेपर, ये सारे क्वेश्चन समझ में तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपका जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम के लिए वो और भी बेटर से बेटर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।